नमस्कार दोस्तों। ताइवान चाइना के अंदर एक दादी हैं, बूढ़ी दादी, एक बुजुर्ग महिला हैं। उनके चेहरे पे जो है एक हॉर्न उगाया है ना। एक तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे, एक हॉर्न उगाया है, मतलब एक तरीके से सींग निकल आ रही है। तो ये कैसी बीमारी है? इसे हम कहते हैं क्यूटेनियस हॉर्न। क्यूटेनियस हॉर्न क्या है और ये कैसे कंडीशन में लोगों के ऊपर से आ रही हैं, उग रही हैं, वो चीज मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा इस लेक्चर के अंदर। अल्ट्रा रेयर हॉर्न ग्रो ऑन द वुमेन्स आर्म इन ताइवान। क्या क्या कंडीशन होती हैं जहाँ पे अल्ट्रा रेयर जो हॉर्न है ये रेयर कंडीशन में ही होता है, लेकिन कौन कौन सी कंडीशन में होता है वो चीज हम आज डिस्कस करेंगे और ये क्यों हो रहा है वो भी चीज हम देखेंगे। तो है ना, सींग उगाई है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 सेंटीमीटर ब्रॉड है। ये याद रखिएगा, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर ब्रॉड एक हॉर्न जो है देखने को मिली है। अब पहले तो आपको ये समझना है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी और रेयर डिसीजेस से रिलेटेड ये टॉपिक हमारा रिलेट करता है। हॉर्न बेसिकली क्या होता है आपको पता होगा कि जैसे कि एंटीलोप, आप ये देखिए, ये एंटीलोप अलग है और हॉर्न अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। पहले मैं वो बता देता हूं। जैसे कि एंटीलोप जो होता है, आप यहाँ पे देखेंगे एंटीलोप, ये देखिए कि जो बारहसिंगा है उनकी जो सींग इस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन्हें आप हॉर्न मत समझिए, हॉर्न नहीं है, है ना। ये अलग है। ये क्या है? ये बोन से मिलके बना होता है। अब बोलेंगे सर हॉर्न भी तो बोन से मिलके बना होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन बोन के अंदर ये जो ये वाली चीज है जो उसके अंदर क्या रहती है, स्किन की कवरिंग रहती है। क्लियर हुआ पॉइंट? राइनो वगैरह जो है एंटीलोप के ऊपर स्किन की कवरिंग रहती है, वेयर एज हॉर्न के ऊपर जो है क्रिएटिन की कवरिंग रहती है। तो क्रिएटिन की कवरिंग और स्किन की कवरिंग दोनों अलग अलग है, इसको अपने को याद रखना है। यहां पे आप देखेंगे हॉर्न इन जूलॉजी आइदर इन द पेयर ऑफ हार्ट प्रोसेस दैट ग्रो फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द हेड। जनरली हम हॉर्न को क्या बोलते हैं? अपर पोर्शन ऑफ द हेड के जानवरों के हेड से ऐसे देखने को मिलता है ना, उगते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी बात की जा रही है कि जैसे कि मैंने बताया कि लेयर ऑफ हॉर्न, क्रिएटिन हो गया, ठीक है, क्रिएटिन एपिडेमर्स बोलते हैं, एंटी लेयर्स की बात कर ली मैंने, है ना, ये सारी चीजें बात कर ली। अब ये क्यों रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाय द डेफिनेशन क्यूटेनियस हॉर्न इज अ वेल सर्कमस्क्राइब्ड हाइपरकेरोटिन्स लेशन हाइट एट मोर देन हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। जनरली ये देखने को मिलता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन पे ज्यादा ये देखने को मिलता है, बुजुर्ग लोगों पे ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर जिन पे मल्टी सेल्स जो है ज्यादा डेवलप होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो तेजी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ये डिसीज देखने को मिलती है। अब ये कैसे किस किस कंडीशन में होता है? जैसे किसी को कैंसर हो गया है ना, कैंसर के पेशेंट, वहां पे क्या होता है, उनके जो सेल्स होते हैं बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पे ये डिसीज देखने को मिल सकती है। मैं कह रहा हूं मिल सकती है, ये रेयर डिसीजेस है ना। आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक फेयरली उनके अल्ट्रा रेयर जो है ताइवान के अंदर देखो, उनके आर्म में, एक हाथ में देखने को मिला कि इस तरीके से हॉर्न ग्रो हो गया, कुछ सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वाइड था और 7 सेंटीमीटर की लेंथ थी, ठीक है। फिर क्यूटेनियस हॉर्न जो है, इसको कहते हैं, इस बीमारी का नाम क्या है? क्यूटेनियस हॉर्न। इस हॉर्न को क्या कहते हैं? क्यूटेनियस हॉर्न। याद रखना है, कभी ये वर्ड आए तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि रेयर डिसीज के अंदर ये चीज आती है। चाइनीज में चाइना के अंदर भी एक आदमी था पिछले, ऐसा नहीं कि पहली बार ये देखने को मिला है, पहले भी ये हॉर्न देखने को मिल चुका है। जैसे चाइना मैन जो है 2 इंच का लॉन्ग हॉर्न देखने को मिला था, टिप ऑफ पेनिस। तो पेनिस की उसके टिप में ये जो है देखने को मिला था। 43 ईयर ओल्ड मैन सो टू मेडिकल हेल्प आफ्टर स्प्रोटिंग द हार्ड येलोइश ब्राउन, है ना। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे पिक्चर में भी ये चीज देख पा रहे होंगे, है ना। अब इस चीज को एक और तरीके से आपको याद रखना है कि ये जो हॉर्न है, मैं बात कर रहा हूँ हॉर्न की, जिसकी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हॉर्न ग्रो हो रहा है वो एल्डर के ऊपर ग्रो हो रहा है कि जो बूढ़े व्यक्ति, जैसे कि 94 ईयर ओल्ड हो गया, है ना, 100 ईयर ओल्ड हो गया, या फिर मैं कहता हूँ कि 80 70, तो जो भी एल्डर हो जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ये चीज ये जो डिसीज है देखने को मिलती है। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। और टुडे इज 21 नवंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस।
एनालिसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें आज डिस्कस करने हैं। जैसे COP27 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, मैं 100% गारंटी दे सकता हूं इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना 101% बढ़ जाती है, क्योंकि लॉस एंड डैमेज करके फंड स्टैब्लिश किया गया है। हम प्रॉपर डिटेल में इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा कि लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है, कितना इसके अंदर पैसा आया है, क्या क्या ऑपोजिशन हुआ है इसके रिगार्डिंग, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट एक छोटा सा पॉइंट, अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आप PDF और भी वेरियस डॉक्यूमेंट्स वहां से डाउनलोड करके आप अपनी स्टडी को स्मूथ बना सकते हैं। साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं पे भी हैं तो आप हमारे पेज edwards_news_analysis को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा पेज है एडवर्स न्यूज एनालिसिस का, यहाँ पे आप जाइए और इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी से, जस्ट लाइक एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज, सब्जेक्ट एंड पर्सनल क्वेरीज है, तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है _प्रकाश_द्विवेदी_, ये मेरी आईडी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए भी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को अपने। और देखिए पहला आर्टिकल, जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे थे, COP27 फॉर्म लॉस एंड डैमेज फंड, यहाँ पे क्रिएट किया गया है लॉस एंड डैमेज फंड को, न्यू पैनल टू डिसाइड इट्स स्ट्रक्चर। तो नया पैनल बनाया जाएगा जो कि उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा कि कितने मेंबर्स इसके अंदर होने चाहिए, कौन इसका हेड होना चाहिए, कौन कैसा होना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ, लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चीजें मैं हर लेक्चर में नहीं बोलता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन आज के लेक्चर्स, आज के जो आर्टिकल्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जाके रीड भी करना है। मैं बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट्स से रीड करना है, तो लास्ट तक जरूर देखना है आपको इसको, ठीक है। लॉस एंड डैमेज की मैं बात करता हूं। लॉस एंड डैमेज फंड स्टैब्लिश किया गया है, काफी समय से इसकी कोशिश चली जा रही थी कि क्या हो रहा था। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि जो डेवलप कंट्रीज हो चुकी, जो पहले से डेवलप कंट्रीज जैसे US हो गई, जैसे कि यूरोप की कई कंट्रीज हो गई, है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हिस्टोरिकली भर भर के इमिशन किए हैं, कार्बन इमिशन जो हैं और ग्रीन हाउस गैस के इमिशन भर भर के किए हुए हैं, है ना, ओवर डेवलप हो गए। और आज कंडीशन ऐसी आ रही है कि उनकी इमिशन की वजह से जो छोटे आइलैंड हैं, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कह लीजिए एक थ्रेट की कैटेगरी में आ चुका है। कैसे थ्रेट? COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 अभी हुआ था, वहां पे चीज बात की गई है कि थ्रेट की कैटेगरी में कैसे आए, क्लाइमेट चेंज। अब तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का असर हम सबको पता है कि हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है। इवन हमने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट को डिस्कस किया कि कैसे क्लाइमेट चेंज का असर जो है हेल्थ में होता है, कैसे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होता है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स में होता है, कैसे अलग अलग चीजों में होता है, मेंटल प्रेशर में भी हो रहा है और आपके एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो अलग अलग एस्पेक्ट में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं। साथ ही यहाँ पे बात की जा रही है एक जो अभी शर्म एल शेख जो है इजिप्ट के अंदर कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि कल ही खत्म हुआ, COP27। अभी यहाँ पे लॉस एंड डैमेज, अभी आज जो है ना, आज मैं बहुत सारे आर्टिकल टेलीग्राम में जो है पोस्ट करने वाला हूँ। आर्टिकल्स के साथ साथ मैं वहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन भी पोस्ट करता हूँ। और टेलीग्राम आप देखेंगे हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उसके कम्युनिटी सेक्शन में भी मैं ये चीज़ पोस्ट करता रहता हूँ। तो वहाँ से भी जाके आप फायदा उठा सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए ये फंड बनाया गया है, इस फंड के अंदर कंपनसेशन मोस्ट वल्नरेबल कंपनसेट किया जाएगा, मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज फ्रॉम द क्लाइमेट लिंक डिजास्टर आफ्टर द 40 आवर्स ऑफ नेगोशिएशन बियॉन्ड द फ्राइडे डेडलाइंस। ओके, फ्राइडे को डेडलाइन थी पर फिर भी इसको नेगोशिएशन चला और ये फिर फंड निकल के आया सामने। हु विल मैनेज, अभी एक क्रूशियल क्वेश्चन अराइज हुआ है, अब इसको आगे इसका आंसर मिल जाएगा। ट्रांसनेशनल कमेटी बनाई जाएगी और ट्रांजिशनल कमेटी बनाई जाएगी, उसके ऊपर बात होगी, वो चीज भी हम देखेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, नेक्स्ट वाला जो होने वाला है UAE 2023 के अंदर होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्लाइमेट फंडिंग सो फार फोकस्ड ऑन द कटिंग CO2 emission while a third of it went toward the helping the communities adapt the future impact। तो जो भी इस तरीके से वल्नरेबल कंट्री हैं उनकी हेल्प की जाए, इसलिए ये फंड लेके आया गया है। क्लियर? Report by 55 vulnerable countries estimate that their combined climate linked loss in the last 2 decades total जो है 525 बिलियन। तो कितना लॉस हुआ है? अगर कंबाइंड लॉस की बात करते हैं हम कि 55 वल्नरेबल कंट्रीज हैं, उनका कम्बिनेशन ऑफ लॉस जो हुआ है $525 बिलियन हुआ है और 20% ऑफ देयर कलेक्टिव GDP, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। दिस कुड गो अप टू 580 बिलियन पर ईयर बाय 2030।
530, तो 2030 तक, हर साल 2030 तक ये जो है 580 जा सकता है 2030 के बाद, ऐसा एक्सपेक्टेड है और बताया गया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ओके, इसलिए फंड बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया। इसका अपोजिशन कई कंट्रीज ने किया, मेनली आप कह सकते हैं यूएस ने इसका काफी ज्यादा अपोजिशन किया, कि अपोजिट किया। मैंगलुरु ऑटो रिक्शा ब्लास्ट इज एक्ट ऑफ टेरर पुलिस। अब ये छोटी सी न्यूज है, आप इसको देख सकते हैं, है ना, अपने एग्जाम की पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और भी कौन से आर्टिकल्स जो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि गंभीर सी न्यूज़ है, और क्योंकि क्या हो रहा है कि हम प्लास्टिक पॉल्यूशन तेजी से कर रहे हैं, है ना, अजीब अजीब सी चीज़ें हम कर रहे हैं, हम देश के अंदर कुछ भी हुआ जा रहा है, सिर्फ देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। अभी एक माइग्रेटिव बर्ड स्पीसीज है, इस स्पीसीज के पैरों में आज जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक नॉट लगा हुआ है ना, इस तरीके से कुछ, उसकी वजह से क्या, आप इसका ये वाला पैर देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे ये पैर कितना तगड़ा इसका पैर है, लेकिन ये पैर जो है इसका छोटा सा रह गया। अब ये क्या इस पक्षी की गलती है? आपने पॉल्यूशन फैलाया, आपने इस तरीके से की, वो उसके पैर में फंस गया, उसका पैर जो है ग्रो ही नहीं हो पाया। तो ये एक ये चीज जो रिपोर्ट बताती, इस आईयूसीएन इसका स्टेटस जो है इंडेंजर कैटेगरी के अंदर है ना। ये एविएशन माइग्रेटिव बर्ड स्पीसीज जो कि रशिया से आई है, रशिया से जो है आपको ये पता होना चाहिए। कैलिड्रिस इसका नाम है, हॉर्सफील्ड 1821, ये आप नाम याद रख सकते हैं इसका। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से ये होके आती है ना, फ्लाईवे है एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, मतलब वर्ल्ड के अंदर क्या है, फ्लाईवे सब बना हुआ है। फ्लाईवे बना हुआ इन द सेंस आप कहीं फिजिकली फ्लाईवे नहीं बना हुआ है, ऐसा समझ लेते हैं कि हाँ इस फ्लाईवे से एक एरिया बना हुआ है, एक एरिया है जिस एरिया से उनको पता होता है जो माइग्रेटिव बर्ड स्पीसीज है कि वो इसी एरिया को फॉलो करती, उस पाथ को फॉलो करती है। क्लियर हो गया। चलिए बहुत प्यारे एडिटोरियल्स हैं आज के, प्रॉपर डिस्कस करेंगे हम। ये एडिटोरियल तो लगभग हम डिस्कस कर ही चुके हैं, COP 27 से रिलेटेड जो आर्टिकल है कि काफी समय तक नेगोशिएशन चला, डेडलॉक्स रहा, कुछ पॉइंट्स में डेडलॉक रहा COP 27 का। क्या वर्ल्ड वुड commit to end up all degree of fossil fuels and not just for coal. Despite our negotiation, these deadlock remains. अभी तक ये deadlocks हैं, है ना। मैं क्या करूंगा, एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा स्टैटिक पोर्शन बना के, कि आप लोगों के साथ कैसे डिस्कस करूंगा सीओपी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट, सब कुछ डिस्कस करूंगा। कैसे मैं क्या करूंगा, ऐसे यहां पे लेके जाऊंगा, पहले आपको पहला सीओपी कब हुआ, है ना, दूसरा कब हुआ, क्यों सीओपी हुआ, है ना, पहला क्यों हुआ, क्यों, किसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया, है ना। उसके बाद से इंपॉर्टेंट सीओपीज के अंदर क्या क्या चीजें हुई, सारे इंपॉर्टेंट सीओपी डिस्कस कर लेंगे। साथ ही क्या डिस्कस कर लेंगे, साथ ही डिस्कस कर लेंगे कि और सीओपीज के अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई, क्या क्या स्टैब्लिशमेंट हुआ, जैसे COP 15 वगैरह सारी चीजें, है ना, वो सब डिस्कस करेंगे। साथ में इस बार का डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपका प्रॉपर सीओपी कवर हो जाएगा। आपको इसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम एक ही लेक्चर अलग से लेके आएंगे जहां पे हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, ये काफी अच्छा आर्टिकल है, इसमें पहले मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, इसके बाद फिर मैं इस आर्टिकल को डिस्कस करता हूं। कॉन्सेप्ट ये है आपके सामने, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, आप बताइए। ग्रॉस फिक्स, चलिए आपको एक होमवर्क दे देता हूं, है ना। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पहले तो आप समझिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को। आप अगर देखेंगे क्या है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। अब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, एक तरीके से इसे ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ पॉइंट। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इजीली समझा दूंगा आप, और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की अगर मैं डेफिनेशन देता हूं, तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है बताइए, आप लोग बताइए। चलिए आप लोग तो होशियार लोग, आप लोगों ने बता ही दिया होगा, अब तक लिख ही दिया होगा, कमेंट कर ही दिया होगा। चलिए इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है, सिंपल से इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है, इस इन्वेस्टमेंट कहता है कि द पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट, आप चाहें तो अपने आंसर में भी नोट्स में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द पार्ट ऑफ, वो क्या है, द पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट, आउटपुट लिख लीजिए या फाइनल गुड लिख लीजिए। द पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट गुड्स कंप्राइजेस ऑफ क्या, फिजिकल कैपिटल, जो फिजिकल कैपिटल होता है ना, या ध्यान से एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है,
वो किस चीज़ का पार्ट है? पहले तो फाइनल आउटपुट का पार्ट है, फाइनल गुड्स है वो। फाइनल गुड्स के अंदर फिजिकल कैपिटल होना चाहिए। अगर वो फिजिकल तो वो हम उसे इन्वेस्टमेंट मानेंगे। जैसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैपिटल क्या होता है। कैपिटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कैपिटल 3 प्रकार के होते हैं बताइए आप लोग? एक होता है फिजिकल कैपिटल, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि आपने मशीन वगैरह खरीद ली, वो सब क्या है? फिजिकल कैपिटल। दूसरा होता है फाइनेंशियल कैपिटल, जो आपके पास पैसा रखा हुआ है, फिजिकल एसेट्स हैं, है ना वो। तीसरा क्या होता है? इंटेलेक्चुअल कैपिटल, है ना, आपकी बुद्धिमत्ता जितनी है वो सारी चीजें क्या कि आपके पास कोई स्किल है, कोई नॉलेज, ये सब इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। जो 3 प्रकार के कैपिटल होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर हम फिजिकल कैपिटल को कंसीडर करते हैं, ना कि अदर 2 कैपिटल। ये ध्यान रखने का काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बोला मतलब वो समझ लेते हैं कि पैसा होता है। आपके पास कैश है इतने रुपए, तो आप ये सोच लेते वो क्या है? कैपिटल है, आपका इन्वेस्टमेंट है। बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो कि फिजिकल कैपिटल का पार्ट हो। फिजिकल कैपिटल का पार्ट हो मतलब जैसे कि आपने बिल्डिंग्स कोई बना ली, कोई अपनी जमीन खरीद ली, है ना, कुछ आप लोगों ने मशीन्स खरीद ली, जो भी इस तरीके से चीजें करते हैं वो फिजिकल कैपिटल जो है पार्ट होता है कैपिटल का, और वो है पार्ट है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में बता रहा था, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर जैसे आती जो चीज फिक्स है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, जैसे कि मशीन्स हो गई, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस तरीके से जो चीजें फिक्स है उसे हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। साथ में इसी के अंदर फिक्स ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर कुछ और भी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री वगैरह हो गया, है ना, इन्वेंट्री वगैरह, आपके पास जो भी अलग सामान बचा हुआ है, रॉ मटेरियल्स बचे हुए हैं, वो सब आ जाएगा। प्रीसियस मेटल्स वगैरह हो गई, गोल्ड सिल्वर, ये सब अलग से आएगा, है ना। इसको अलग, ये सब गोल्ड सिल्वर को कभी भी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर नहीं रखते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना। नाउ अब हम देखते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो कैपिटल है उसकी वैल्यू कितनी है, आप समझ लीजिए उसकी पावर कितनी है, कि आप 1 रुपए लगा के कितने रुपए बना पा रहे हैं। या ऐसा समझ लीजिए 1 रुपए बनाने के लिए आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, उसे हम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। ठीक है, और एट 4, इंडिया का कितना है? 4 है, मतलब थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से ज्यादा है ना। इंडिया मेंटेन्स द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4, मतलब 4 रुपए लगाने पे 1 रुपए मिलता है हमको, ऐसा आप समझ सकते हैं ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं। चलिए इस आर्टिकल को और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं हम स्टार्टिंग से। यहाँ पे बोला गया है, राइटर जो है सी रंगराजन जी हैं, फॉर्मर चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ RBI की भी रह चुके हैं। सी रंगराजन जी को कौन नहीं जानता है ना, सभी लोग जानते हैं। 2047 तक क्या हो जाएगा, इंडिया 100 ईयर्स अपने पूरे कर लेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, और इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसमें हम कहाँ हैं और हमारी इकोनॉमी कहाँ है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है ना। ये बताते हैं कि जो इनिशियली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ग्रोथ रेट हमारी 0.89% थी, और ये बताते हैं कि उस समय की पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी 0.83% थी। इस हिसाब से हमारे पास पर कैपिटा इनकम जो होता था 0.06% था, जो कि बहुत कम था उस समय। तो हमारे पास सस्टेन करने के लिए हमारा अपॉर्चुनिटी थी कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या थी, अर्ली स्ट्रेटेजी हमारी थी, 4 कॉन्सेप्ट थे हमारे, 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसा समझ लिए कि पूरी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक ये एक क्रक्स बांध लिया गया, एक शॉर्ट में समरी दे दी गई। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आर्टिकल में कहूंगा कि आप लोग जरूर से रीड करिएगा। रीचिंग द सेविंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रेट, पहला हमारा क्या पॉइंट था कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट और सेविंग रेट को बढ़ाना है, पहला। दूसरा क्या था, डोमिनेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट के इंटरवेंशन का डोमिनेंस को बढ़ाना है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हम बाहर से चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा लेवल पे, उससे सब्स्टिट्यूट करना है, हमारे खुद को एक्सपोर्ट करना है, हमें एक्सपोर्ट कंट्री बनना है, ना कि इंपोर्ट कंट्री बनना है, दूसरा पॉइंट। हमें चौथे नंबर पे क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स की अभी मैंने बात करी ना, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, उस कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की यहां पे बात की जा रही थी। 4 एलिमेंट्स तो थे इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग थे, तो चारों एलिमेंट्स को आपको याद रखना है। आई होप क्लियर हो रही होंगी बात आपको। चलिए
जो उस समय के पॉलिसी मेकर्स थे उनका नो क्लियर मॉडल अवेलेबल फॉर द एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ इन द डेवलपिंग कंट्रीज, उनका कोई क्लियर मॉडल नहीं था। हम लोग सब लोग नए नए थे, नए नए सीख रहे थे, कोई एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस था नहीं हमारे पास, है ना। पर हम धीरे धीरे सीखते सीखते बट बाय द एंड ऑफ 1970 हमने क्या कर लिया, हमारे मॉडल को क्लियर कर लिया। मॉडल इंडिया हैड बीन चूजन वाज नॉट डिलीवरिंग एंड दैट इट नीडेड मॉडिफिकेशन। हमने चीज़ों पे मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया ने स्ट्रेटजी बना ली, है ना। लेकिन तब तक जब तक हम स्ट्रेटजी बना पाते, क्राइसिस आ गया 1991 के अंदर। तब हमें क्या लेके आना पड़ा, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और बताइए क्या है, एलपीजी रिफॉर्म हम लेके आए, गवर्नमेंटाइजेशन। तो ये आपको ग्लोबलाइजेशन, ये आपको याद रखना है ना। एलपीजी रिफॉर्म हम लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आइडिया हुज टाइम हैड कम, है ना, जिसका टाइम आ गया। द ब्रेक ऑफ द पास्ट कम इन द थ्री इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। पहला 3 डायरेक्शन में हमने पास्ट से ब्रेक लिया, मतलब जो पिछली चीजें चली आ रही थी उससे हमने एक हट के एक नई सोच लेके आए और नए डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। वो क्या था, पहला, डिसमेंटलिंग द कॉम्प्लेक्स रिजिम ऑफ लाइसेंस एंड परमिट। मतलब इतने ज़्यादा पहले क्या होता था, कंपनीज लगाने के लिए बहुत लाइसेंस लेने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा परमिट लेने पड़ती थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। ऐसी कंडीशन थी कि मतलब कंपनी लगाना या बिजनेस करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय के बेसिस में। सेकंड हमने क्या किया, सेकंड हमने इसको हमने ईजी किया, बनाया। सेकंड हमने क्या किया, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट। स्टेट के रोल को रीडिफाइन किया कि सर स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है उसका जो रोल है वो क्या है, उसको हमने रीडिफाइन किया। कैसे डिफाइन, जो हमारी इकोनॉमी थी वो एक तरीके से स्टेट इकोनॉमी हुआ करती थी, स्टेट कंट्रोल करता था। अब स्टेट ने ज़्यादा कंट्रोल करना बंद कर दिया, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी मौका देना स्टार्ट किया कि आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए और इकोनॉमी को बूस्ट करिए, है ना। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, थर्ड पॉइंट क्या है, गिविंग एन इनवर्ड लुकिंग ऑफ ट्रेड पॉलिसी। हमने ट्रेड पॉलिसी को अच्छा किया, इनवर्ड लुक किया, अच्छे से देखा, उसमें देखा कि क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, उस पर सुधार हमने किया। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करते हैं कि एवरेज जो ग्रोथ था एंड ऑफ द 1970 बहुत मॉडेस्ट था, बिल्कुल बीच में था, लगभग 3.6%, पॉपुलेशन के 2.2%, और जिस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो थी हमारा 1.4% था, क्योंकि सब कुछ जो है मॉडेस्ट था। लेकिन वहीं पे कुछ सोशल पैरामीटर्स हमारे ठीक हो रहे थे उस समय, जैसे कि लिटरेसी रेट हमारा अच्छा हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे कि मैं बात करता हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही थी, नोटिसेबल इंप्रूवमेंट था कि हाँ नोटिस कर सकते हैं आप कि हाँ बढ़िया इंप्रूवमेंट है ना। तो ये सारी चीज़ देखने को मिल रही थी। लेकिन वहीं पे हम रिलाई कर रहे थे हैवी इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन ऑन द कंसेशनल बेसिस। कंसेशनल बेसिस में हम क्या कर रहे थे, फूड ग्रेन्स वगैरह को इंपोर्ट कर रहे थे बड़े लेवल पे, तो उसे हमें सुधारना था, जिसके तहत हम क्या लेके आए, ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेके आते हैं। पूरी इकोनॉमी आप देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे 11th क्लास के, तो उसी में प्रॉपर दिया गया। तो एक क्रक्स है, एक समरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। हम लेके आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को और इंडस्ट्रियल बेस को हमारे बढ़ाते हैं, है ना, जिससे हम क्या करें, कैपेबल हो सके प्रोड्यूसिंग द वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग स्टील और मशीनरी वगैरह। पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द रिएश्योरिंग व्हेन कंपेयर टू द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, है ना। ये सारी चीजें बात की गई। एक्चुअल ग्रोथ वॉज लेस देन वॉट इज प्रोजेक्टेड। एक्चुअल ग्रोथ तो हमारी ऑब्वियसली कम ही थी, है ना, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। इंडियन इकोनॉमी डिड ग्रो 5.6% इन द 1980 की बात है ना, 1980 में 5.6% ग्रोथ देखने को मिली थी, है ना। फिर क्राइसिस वगैरह आते हैं, बहुत क्राइसिस 1991 1992 के आते हैं। फिर उसके बाद हमारी इकोनॉमी जो है खोलते हैं हम। उसके बाद बात करते हैं जब खोलने के बाद क्या होता है, 2001 में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है ग्रो करता है एनुअली 6.20% से, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद 2001 2002 में ग्रो करता है, 2012 2013 में ये ग्रो करता है 7.4%, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है ना। फिर ग्रोथ रेट में बात करता हूँ बिटवीन 2013-14 टू 1920 2019 तक में 6.7% तक की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। और बेस्ट परफॉर्मेंस जो देखने को मिलता है 2005-6 में देखने को मिलता है, 2005-6 2010-11 के बीच में जो कि जीडीपी ग्रोथ हमारी 8.8% देखने को मिलती है। और हम वर्ल्ड को बता देते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी है और हम फ्यूचरिस्टिक हैं, मतलब यहाँ पे फ्यूचर किसका है, इंडिया का है ना। 5 से 6 साल के अंदर ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन उस समय जब ग्लोबल क्राइसिस आ रही थी 2008-9 के अनुसार, 8-9 में वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, उस समय जो हमारी इकोनॉमी थी काफ़ी अच्छे लेवल पे थी। और उस समय जो हमारी इकोनॉमी थी, इन्वेस्टमेंट था जो कि पीक में रीच कर गया था, 39.1% हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आया था 2007-8 के तहत। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नाउ द करेंट अकाउंट डिफिशिएंट
बैलेंस ऑफ पेमेंट रिमेन एट एवरेज हुआ करता था 1.9% की बेसिस में। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता हूं और करंट अकाउंट डिफिशिएंट की बात करता हूं। करंट अकाउंट डिफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है लेन देन, है ना, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप यहां से कितना दे रहे हो, इतना यहां से ले रहे हो, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट ये हो गया और इंपोर्ट, कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा अंदर आ रहा है ना, इसे आप कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर। अब यहीं पे करंट अकाउंट डिफिशिएंट की बात करता हूं। करंट मतलब इस साल का, करंट अकाउंट मतलब अकाउंट में इस साल के कितनी कमी हो रही। सपोज आपको कितना पैसा उधार लेना पड़ रहा है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करता हूं तो कितना आपका रेवेन्यू हुआ है माइनस कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, तो जो भी निकल के आएगा वो आपका क्या है, डेफिशिएट। अगर कमी आ रही है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब इतना पैसे की कमी है, हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम हो रहा है। तो बताइए क्या ये चीज सही है या गलत है। देखिए बिल्कुल ये चीज गलत नहीं हो सकती, ये चीज सही है। डिफिशिएट आ रहा है और अगर आप उधार लेके अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे, क्योंकि अगर आप कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे इकोनॉमी बूस्ट होगी, है ना। चलिए फिर वहीं बात करते हैं 2011-12 की। द ग्रोथ रेट फेल टू 4.5%। ग्रोथ रेट नीचे गिर गिर की कितनी हो जाती है, 4.5%। 2012-13 के अकॉर्डिंग, 2012-13 अकॉर्डिंग टू 2004-5 सीरीज, द ग्रोथ रेट सिंस हैज बीन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। द ग्रोथ रेट टच टू 3.7% इन 2019-20 में। तो ग्रोथ रेट बहुत तेजी से नीचे चला जाता है, ये भी हमें देखने को मिला। क्लियर। रेज द ग्रोथ रेट, है ना। अभी क्या हो रहा है, कोविड 19 के बाद कोविड 19 आया, इसके बाद रशिया यूक्रेन वार चल रहा है ना। अभी इंडिया को चाहिए कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक प्लान तैयार करे कि किस तरीके से हमें अचीव करना है, किस तरीके से चलना है। कैलकुलेशंस जो है शो करती हैं कि इंडिया अचीव 7% रेट ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूसली ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स एंड मोर, या 7 से ज्यादा परसेंटेज हम ग्रोथ रेट कर सकते हैं अगले 2 डिकेड तक, मतलब अगले 20 सालों तक, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा कि हम वर्ल्ड सुपर पावर बन सकते हैं या वर्ल्ड इकोनॉमिक टर्म में बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे पास क्या है, कंडीशन है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। जो ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो हमारा 28 से 33% तक पहुंच गया है ना। टर्न्स टू इंडिया नीड्स टू, मतलब एक तरीके से हमें इतना करना है, हमें रेज करना है 28 टू 33% तक हमारे जीडीपी का ये जीडीपी के टर्म्स में है, याद रखिएगा। ये किसके टर्म्स में, जीडीपी के टर्म्स में है। मतलब अगर 100 रुपए का हमारे पास हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, उस 100 रुपए में 28 रुपए किस चीज का प्रोडक्शन करना है, हमें फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोडक्शन करना है। हमें कोई मशीन बनाना है, हमें कुछ बिल्डिंग्स बनाना है, रोड्स बनाना है, हाईवे बनाना है, इस तरीके से ऐसी चीज बनाना है जो कि फिक्स रहे, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो। क्लियर हो रहा पॉइंट। तो 28 अभी बन रहे हैं, करंट लेवल में 28% है, उससे हमें बढ़ा के 33% तक मिनिमम लेके जाना है। क्लियर। और एट द सेम टाइम इंडिया मेंटेन्स द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी को बताता है, विच वी यूज टू कैपिटल इंडिया कैन कंफर्टेबली अचीव 7% रेट ऑफ द ग्रोथ। तो हम इतना अचीव कर सकते हैं कंफर्टेबली, तो बस हमें प्रॉपर वर्क करने की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सारी चीज यहाँ पे बात की जा रही है। सेफ्टी मेजर्स कितना कितना होना चाहिए, मल्टी डायमेंशन में हमें किस तरीके से डेवलप करनी है, सोशल सेफ्टी भी नीड्स इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी का हम भरपूर अच्छे से यूज कर सकें। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मस्ट ऑल्सो स्ट्रेंथन द सोशल सेफ्टी वगैरह को स्ट्रेंथन करना चाहिए। ग्रोथ विदाउट इक्विटी इज नो सस्टेनेबल। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम ग्रोथ में फोकस कर रहे हैं, हमें इक्विटी में भी फोकस करना चाहिए। ग्रोथ इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, इन ऑल स्पेयर ऑफ द सोसाइटी। आप ऐसा कह सकते हैं, ग्रोथ इन ऑल स्पेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के हर जगह से ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि जो अमीर आदमी बहुत अमीर होता जा रहा है, उसकी जो ग्रोथ है तेजी से होती जा रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रही है, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। सभी लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो तेजी से बढ़ रही है वो चीज नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट सबके पास होना चाहिए, सबकी ग्रोथ होना चाहिए, सबका विकास ऐसा होना चाहिए, आपके सबका साथ सबका विकास, ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बात की गई हैं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ चुका है, लेकिन वहीं पे अगर जो कि बहुत इंप्रेसिव अचीवमेंट है और हम आगे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं कि पर कैपिटा इनकम की, कि हर इंसान की पर कैपिटा इनकम कितनी, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास और ज्यादा क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम और तेजी से ऊपर बढ़ सकते हैं, लेकिन उतना तेजी से हम बढ़ नहीं पा रहे। जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, इन 2020 इंडिया रैंक वाज 142 आउट ऑफ 197 कंट्रीज। तो इंडिया, ये आप जरूर से कोट कीजिए, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो इस चीज को जरूर से कोट कीजिए कि इंडिया की जो रैंक है 142 है आउट ऑफ 197 कंट्रीज, जो कि बताता है डिस्टेंस
कि कितना अभी तक हम ट्रेवल किए हैं और अभी हमें कितना आगे तक जाना है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है, कंसिडरेशन में रखना है। साथ ही साथ जैसे कि इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन और सोशल फैक्टर, इस सारी चीजों को हमें कंसिडरेशन में लेना है विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ। तो सिर्फ ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ विद द इक्विटी होनी चाहिए, एक साथ सबका ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, ये हमें लेके चलना है। क्लियर। फिर यहां पे बात करते हैं, एक बहुत प्यारा सा आर्टिकल सेकंड निकल के आता है और ये बात करता है कि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, 16 दिन का एक एक्टिविज्म डेज बनाया जा रहा है। अब ये क्या है, जनरली हर साल बनता है, इस साल की जो थीम है यूनाइट थीम है ना। ये चीफ ऑफ मिशन यूएनएचआरसी इंडिया एंड मालदीव्स के हैं, ये आपको याद रखना है, ऑस्कर नाम है इनका, नाम ही आप इतना अच्छा है कि आप भूल ही नहीं पाएंगे, है ना। ये बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट मार्कर्स इन द जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस हैव बीन रिवर्स्ड इन मेनी कंट्रीज, है ना। ये प्रोटेक्शन में जो सिविलियंस के रिवर्स हो चुके हैं। द ग्लोबल थीम क्या है इस साल के 16 दिन का जो एक्टिविज्म हो रहा है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इज यूनाइट। सब लोग एक साथ हो जाइए, यूनाइट। ये कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है। एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड गर्ल्स। ये एक्टिविज्म किस लिए है कि वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट ये खत्म करना है। तो ये देखिए, ये जो टॉपिक है वुमेन्स रिलेटेड है, वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड ये टॉपिक है। आप अपने सोसाइटी टॉपिक GS1 और GS2 सोशल इशू से भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही इसको ऐसे में यूज किया जा सकता है, साथ ही इसको एथिक्स के पेपर GS पेपर नंबर 4 में भी यूज किया जा सकता है। ये स्टार्ट होगा 25 नवंबर को। इसके ऊपर काफी आर्टिकल आएंगे। देखिए, आप वुमेन्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आने वाले हैं, अगले 10-15 दिन के अंदर भयंकर आर्टिकल आने वाले हैं। तो हम प्रॉपर वुमेन इशू को पूरा क्लियर कर लेंगे, वुमेन्स रिलेटेड इशू, वल्नरेबल सेक्शन, सब कुछ कवर कर लेंगे। क्लियर। तो अलग अलग पॉइंट में आएगा, वो सब चीज हम देखेंगे। 25 नवंबर से स्टार्ट होगा। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है 25 नवंबर से क्यों स्टार्ट होगा, 25 नवंबर को क्या है वो हम देखेंगे। आप देखेंगे 25 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये इंपॉर्टेंट डे है, ये आपको याद रखना है। साथ ही दिसंबर 10 इंपॉर्टेंट याद है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है, जहां पे ये चीज खत्म होगी। तो डे टू डे चलेगा। पहला कौन सा है, अगेंस्ट वुमेन अगेंस्ट वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन इंटरनेशनल डे, और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को। आपको पता ही होगा इस दिन ये एंड होगा। तो ये चीज यहां पे बताई गई। फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भाई 75 साल हो चुके हैं इंडिया को आजाद हुए। तो 75 ईयर्स के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे मेजर्स उठाए हैं। जैसे कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो हमने क्या किया, हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ मतलब एक तरीके से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, सबको वोट देने का अधिकार, जो कि बहुत बड़ी चीज है। उस समय आप देखिए कि आज के टाइम पे जाके चीजें चेंज हो रही हैं। आज भी कई देशों में चीज नहीं है ना, लेकिन हमने उस समय दे दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। हमने सबको इकट्ठा रखा, एक साथ रखा। अब जैसे कि जो लैंग्वेज होती है ना, आप देखेंगे कि कई स्टेट में इसकी लैंग्वेज होगी कि आप अगर इस तरीके से कोटेशन वगैरह पढ़ेंगे कि तो उसमें हर जगह मैन लिखा रहता है। तो मैन की जगह हमने क्या किया, ऑल ह्यूमन बीइंग। जैसे कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तो हमने इसको चेंज कर दिया, इसकी लैंग्वेज को क्या चाहिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल। तो इंडिया ने चीज चेंज की, जो कि हमें क्या करना, हर स्पेयर में हमको वर्क करने की आवश्यकता है ना। इंडिया हैज ऑल्सो रेक्टिफाइड द की इंटरनेशनल कन्वेंशन को हमने रेक्टिफाई किया टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन विच इंक्लूड द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। क्लियर हुआ पॉइंट, है ना। जो एक तरीके से द ग्लास ऑफ सीलिंग था उसे हमने तोड़ दिया। ग्लास ऑफ सीलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एक फ्रेज है, आप याद रखिए इस तरीके से कि एक छत है, छत में जो सीलिंग है मतलब छत है, वो एक घर है, घर की जो छत है वो क्या है, ग्लास की है। बाहर अंदर एक वुमेन बैठी हुई, उसे दिख तो रहा है बाहर, लेकिन वो उसके बाहर नहीं जा सकती, उसे तोड़ के बाहर नहीं जा पा रही। तो जो तोड़ के बाहर नहीं जा पा रही थी, इसे हमने इस ग्लास को क्या कर दिया, अब तोड़ दिया कि वुमेन भी अब बाहर जा सकती हैं। किस किस फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, हर फील्ड में हमने ये चीज करके दिखाई है। जैसे कि आर्म फोर्सेस के अंदर, है ना, कमांडर का पोस्ट सिंस 2020 से जो है कमांडर जो है आर्म फोर्सेस के अंदर, है ना, अलग अलग। जैसे कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन आती हैं इंडिया से। तो सबसे ज्यादा वुमेन इंडिया से ही पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर है। तो देखिए, ऐसा नहीं, अगर आप वुमेन्स को मौका मिलता है तो वो ऑल स्पेयर में, हर स्पेयर में, इवन बहुत, अब यूपीएससी में देख लीजिए कितने ज्यादा लड़कियां जो है निकलती हैं, सेलेक्ट हो रही हैं। तो ये चीज आप देख लीजिए, तो उनको अगर मौका मिलेगा तो वो करके दिखाएंगी, ये बात तो तय, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही सटीक रहता है, उनका जो फोकस रहता है बहुत अच्छा रहता है ना।
तो ये चीज़ आपको रखना, हम नारी शक्ति कंटेंट कैंपेन वगैरह लेके आए, तो ये सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में से रीड करनी है। आप चाहें तो इस आर्टिकल को रीड भी कर सकते हैं, जो कि समरी मैंने थोड़ा सा बता दिया है। कुछ स्कीम्स जो हैं सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, वेलफेयर मेजर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं कि क्या क्या लेके आए, जैसे यूएनएचआरसी, रिफ्यूजी वगैरह, अफगानिस्तान, म्यांमार, यहाँ पे काफ़ी रिफ्यूजीज़ की हमने किस तरीके से मदद करी, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई। एक छोटा सा पॉइंट बहुत प्यारा सा है, वो आप लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अ यंग रिफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार होम आई रिसेंटली मेट टोल्ड, यहाँ पे ये राइटर बताते हैं, फर्स्ट लेडी इन हर इंटायर कमिटी टू एंटर द यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये बताती हैं और ये थैंकफुल करती हैं कि इंडिया को मैं बहुत थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं पहली बार यहाँ पे पढ़ लिख पाई हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर जा पाई हूँ, हमारी कम्युनिटी में से मैं पहली रह चुकी हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, आप इस तरीके से चीज़ों को भी याद रख सकते हैं। हमने क्या किया, जैसे कि जो डायरेक्ट रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी रजिस्टर्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट सचेस, जो गवर्नमेंट से एक तरीके से जो अदर गवर्नमेंट, जैसे श्रीलंका हो गया है ना, ऐसे गवर्नमेंट से रिफ्यूजी जो निकल के आए हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे एक तरीके से मोहर लगा के दी है कि रिफ्यूजी हैं। उन्हें हमने पैन कार्ड इशू किया, इकोनॉमिक फाइनेंशियल दिया, आधार कार्ड इशू किया, है ना, इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया, है ना, वेलफेयर स्कीम्स का प्रावधान दिया कि स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके और इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सके और खुद का भी फ़ायदा उठा सके, मेजर्स उठा सके। आई होप क्लियर हो रही होंगी बातें। देखिए ये आर्टिकल, जो नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू फेडरलिज्म इन एग्रीकल्चर एजुकेशन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फेडरलिज्म, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो वाइस चांसलर को मतलब हटाया गया था, तो उसमें बताया गया कि द सर्च कमिटी रिकमेंड अ सिंगल नेम। ये एक रीजन था क्यों हटाया जाना है, क्योंकि वायलेशन, यूजीसी जो रूल्स है उसका वायलेशन है, दोनों वायलेशन को आपको पढ़ लेना है ना। सिंपल चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। आई होप क्लियर हो रही होंगी बातें आपको, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है, ओवर 73% क्रिप्टो करेंसी यूजर लॉस्ट मनी। एक रिसर्च के अनुसार ये कहा जाता है कि 73% जो है, जो क्रिप्टो करेंसी में लोग लगा रहे हैं, वो मनी को लॉस कर देते हैं। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा हो रहा है, लेकिन जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 73% जो है बहुत बड़ी रकम होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। पहले नंबर में कौन है, यूएसए, दूसरे नंबर पर टर्की और तीसरे नंबर पे इंडिया आ जाता है। द लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डाउनलोड ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप, जो क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप है उसको इंडिया जो है डाउनलोड करने में तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रही है, पर उसका लॉस हो रहा है। लॉस का रीजन क्या है कि प्रॉपर स्टडी नहीं है सब चीज़ों की। अगर एक प्रॉपर स्टडी में अगर चीज़ें हों तभी काम बनेगा, लेकिन लोगों से ठगी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और लोगों को अवेयर करते रहना है ना। तो ये छोटी सी रिसर्च थी, उसके ऊपर प्रॉपर ये डाटा प्रोटेक्शन बिल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछले लेक्चर हमारे जाके देखिए, मैं लेक्चर की लिंक नीचे दे दूंगा। डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर डिस्कस किया है ना। पूरा प्रॉपर ड्राफ्ट में हमने 7 पॉइंट्स देखे थे, कल के ही अंदर देखा था 7 पॉइंट्स देखे थे। आपको बताना है वो 7 पॉइंट्स क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट इसको बताइए। परसों के दिन हमने देखा था ये लेक्चर, सैटरडे वाला लेक्चर आपको याद रखना है, देखना है। क्लियर हो गया, चलिए यही चीज़ें वही है, फॉलो आउट वगैरह। तो हमने आज डिटेल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और आपको हुई भी होंगी, है ना। और ये देखिए इंडिया हेल्थ कंपनसेशन फंड अप्रूव यूएन समिट के अंदर, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया कि इंडिया जो है फंड वगैरह की बात कर रहे हैं ना। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, और कल हम आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए अपने, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।